इसके बाद कुछ एक टर्म्स है, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ये डेफिनेशन अपन ये टर्म्स एक बार क्लियर कर लेते हैं अपन, उसके बाद में फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे। तो एक टर्म होता है आपके पास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? तो कोई दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होता है तो उन दोनों सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कैसे है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे, टू सॉल्यूशंस विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी एक टेम्परेचर पर अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में एक और टर्म आती है आपके पास में, होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं? तो देखो अपनी जो ब्लड सेल्स होती हैं, उन ब्लड सेल्स के अंदर हमें क्या पता होता है, सोडियम और पोटेशियम रेशियो होता है। अगर नहीं पढ़ा तो अपन आगे पढ़ेंगे कि ब्लड सेल के अंदर ये क्या है, एक सेल है और वो भी ब्लड सेल, तो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एक रेशियो होता है। तो देखो अब इसके बाहर की तरफ, इसके सराउंडिंग के अंदर सोडियम होगा, तो इस सोडियम के और इस सोडियम के बीच में क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, जिससे ये सेल क्या होती है, ना तो फूलती है ना ही श्रिंक होती है। अब अगर मान लो सोडियम की कंसेंट्रेशन अंदर या बाहर अगर चेंज हो जाएगी तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, इस सेल के फूलने पे या फिर इस सेल के श्रिंक होने पे आएगा। तो बाहर की तरफ जो सोडियम की कंसेंट्रेशन होती है आइडियली वो होती है 0.09% मास बाई वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास में 100 ml ये ब्लड सेल है तो आपके पास में कितना होना चाहिए, 0.09 ग्राम सोडियम इसके पास होना चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन होती है अपनी किसकी, ब्लड सेल की। इसको इसमें अगर कोई भी चेंज आता है, मतलब सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है अगर वो चेंज होती है 0.09% से, तो फिर इस सेल के अंदर क्या होगा, बाहर की तरफ सोडियम किसके अंदर होता है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होता है, तो वाटर या तो अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा। वो अपन कैसे बताएंगे, इस ओस्मोसिस वाले कंसेप्ट से। और ये कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो बाहर सेल के जो बाहर की सराउंडिंग है वहां पे क्या होगा, जो कंसेंट्रेशन है सोडियम की वो 0.09% से कम होगी। बाहर आपके सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होगी, सोलवेंट ज्यादा होगा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, सोलवेंट कम होगा। तो सोलवेंट क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ osmotic pressure with respect to अदर सॉल्यूशन या अनदर सॉल्यूशन। कोई दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अगर आपके सॉल्यूशन जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अगर वो कम है तो ऐसे सॉल्यूशन ओपन क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अदर सॉल्यूशन देन सच सॉल्यूशन known as हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी जो हमने बात करी थी जो ब्लड सेल की एग्जांपल, इसका अगर अपन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इफ द सोल्ट कंसेंट्रेशन
around a blood cell is less than 0.09% mass by volume, then it is a hypotonic solution। और इसकी वजह से क्या होगा, the water will flow into the blood cell या inside the blood cell, और जो सेल होगी वो आपकी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। इसके बाद के अंदर एक टर्म और आती है इसके जैसे ही है लगभग, और वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं, केवल इतना सा ही डिफरेंस है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू किसी और सॉल्यूशन से ज्यादा होगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या कहेंगे, a solution which have larger value of osmotic pressure than other solution, then it is known as hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। याद कैसे रखते हैं, मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ कि ये जो शब्द है आपके पास में हाइपर होने का मतलब क्या होता है, अपन जैसे नहीं होता कभी कभी कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, तो उसको कहते हैं भाई इतना हाइपर क्यों हो रहा है, थोड़ा लाइट हो जा। तो वही चीज है, अगर हाइपर होने मतलब अपन समझना चाहें तो थोड़ा सा अब वो एक्सप्रेसिव होने से अपन रिलेट कर सकते हैं हाइपर। तो हाइपर मतलब ज्यादा से ही अपन रिलेट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे किससे रिलेट कर सकते हैं कि हाइपरटोनिक का मतलब लार्जर वैल्यू हो जाएगी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की, और वहीं हाइपोटोनिक का मतलब हो जाएगा कि लोअर वैल्यू हो जाएगी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन क्या लिख सकते हैं, यही जो है आपका सेम ही रहेगा। अगर जो भी आपकी ब्लड सेल है उसके अराउंड सोडियम की जो वैल्यू है, ये सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो अगर 0.09% से ज्यादा हो जाएगी तो अपन कह देंगे कि वो क्या हो जाएगा, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और वहां उस केस में क्या होगा, द वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। इसके बाद एक अच्छा कंसेप्ट आता है और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस का। गांव में तो इतना खैर फेमस नहीं होता आरओ का पानी, पर शहरों में तो इसको अक्सर काम में लिया जाता है। तो ये जो आरओ है, जो अपन कहते हैं कि मिनरल वाटर देता है ये वो सब कुछ, तो वो जो आरओ है उसका आरओ की फुल फॉर्म ही यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि वो जो सेटअप है वो इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। कैसे करता है देखना, ये पाइप से अपना जो है आपका इनटेक है या इनपुट है, ये क्या फिल्टर आपका आरओ, और यहां से क्या आपके पास में ये आउटपुट है। ठीक है, यहां से जो पानी आ रहा है उसके अंदर क्या हो गया, वाटर प्लस सोल्ट समझ लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ वो पानी आता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लगा हुआ होता है एक फिल्टर, इस फिल्टर से ही पास होता है। ठीक है, यहाँ सोल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अपना जो सेटअप था उसको वापस एक बार के लिए याद करना, क्या था, इस तरह का था, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, इधर क्या था अपने पास में सॉल्यूशन, और इधर क्या था आपके पास में सॉल्वेंट। ठीक है, तो इधर देखो सोल्ट की कंसेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा थी, इस तरफ ज्यादा थी, सोल्यूट आपके पास में ज्यादा था, तो कंसेंट्रेशन यहाँ थी। तो जो आपका एसपीएम के थ्रू जो सोलवेंट मॉलिक्यूल जा रहे थे वो किस तरफ जा रहे थे, अपने सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तभी तो अपन इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाते थे पाई, तो ये जो आपका प्रोसेस है वो रुक जाता था। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप प्रेशर को और इंक्रीज करेंगे तो अब क्या होगा, सेकंड केस में रिवर्स
ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ ऑस्मोसिस हो रहा था, अब जो है फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन होने लग जाएगा, उसको अपन कहेंगे क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एरो किसको शो करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस को। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है उनका फ्लो चेंज हो जाएगा। सोलवेंट मॉलिक्यूल जो है वो कहां से कहां फ्लो करने लग जाएंगे, सॉल्यूशन साइड से, एक ही एरो ले लेते हैं, सोलवेंट साइड। तो हमने फ्लो ही चेंज कर दिया, ठीक है। सेम यहीं पे ही है, H2 और सोल्ट आपके पास में है, सोल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हमें तो क्या चाहिए, केवल H2 चाहिए। तो ये जो फिल्टर पेपर होता है ये क्या करता है, इस तरह से बना हुआ होता है कि इसमें से जब ये गुजरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे दो आउटपुट होता है आपके पास में बेसिकली। एक में तो क्या आ जाएगा केवल सोल्ट, और एक में क्या आ जाएगा आपके पास में H2 जिसको अपन यूज लेते हैं। ये होता है आपका किसका सेटअप, आरओ का। ये इस तरह से काम करता है। H2 और सोल्ट वाला पानी आपके पास में आएगा, H2 एक साइड हो जाएगा, वाटर एक साइड हो जाएगा, और किस पे बेस्ड होगा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। इसको अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इफ प्रेशर more than osmotic pressure is applied on the solution side, then the flow of solvent molecule get reversed from solution side to solvent side. This reverse flow is called as रिवर्स फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, या फिर क्योंकि लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं दिस रिवर्स फ्लो इज कॉल्ड एज आपका क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये इतनी सी बात है। चाहे तो इसका वो सेटअप बना सकते हो आप। किसी भी चीज को समझना ज्यादा बेहतर होता है बजाय रटने के। समझ लिया तो काम ही आएगा। तो पहले तो क्या हो रहा था केस में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके सोलवेंट, प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन पे जो प्रेशर है, पहले कितना था प्रेशर इस पे, पाई था। अब हमने क्या किया, इस पाई से ज्यादा प्रेशर इस पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो, इसको यहाँ लिख लेते हैं, जो प्रेशर होगा वो किससे ज्यादा होगा, पाई से ज्यादा होगा। किस तरह, इस पिस्टन के ऊपर। तो जो सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्लो वो इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या है आपका SPM, इस तरह से होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, दो एप्लीकेशन अपन लिख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन, पहला तो RO used at home to reduce the
सोल्ट कंसंट्रेशन ऑफ टेप वाटर, जो भी पानी अपने घरों में आता है अगर उसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन अपने को ज्यादा लगती है तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, अपन आरओ यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल काम में लेते हैं ताकि उसके सोल्ट को कम किया जा सकते। दूसरा क्या होता है, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, जो आपका समुद्र का पानी होता है बहुत ज्यादा खारा होता है, बहुत ही ज्यादा सोल्ट होती है, तो अगर उसको पीने लायक बनाना है, उसको अगर यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करना है तो अपने को क्या करना रहेगा, जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसके प्रिंसिपल काम में लेना रहेगा। तो दो एप्लीकेशन इसके ये होता है। अब तक अपन सोल्यूट को क्या है एक एंटिटी मान करके ही सारी कैलकुलेशन देख रहे थे। अब क्या हुआ कि एक टाइम बाद में जब ये सारा प्रिंसिपल चल रहा होगा उसके बाद में किसी ने एक सवाल पूछा होगा कि मान लो आप जो सोल्यूट डिसोल्व कर रहे हो अगर वो किसी आयन के अंदर चेंज होता है, मान लो आपने NaCl ऐड किया वो Na+ और Cl- में चेंज हो गया, तो आप अपन जब बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, तो जब आप किसी आयन को उसमें डिसोल्व करोगे सॉल्यूशन के अंदर तो अलग अलग आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग आयन्स में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें तो कुछ चेंज आना चाहिए। या फिर मान लो कि आपका कोई सोल्यूट ऐसा है जो सॉल्वेंट के साथ मिल करके एसोसिएशन कर लेता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आना चाहिए। तो जब किसी ने सोचा होगा तो बाद के अंदर क्या हुआ, एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हम मान के चलते हैं, पहले से कंसिडर करके चलते हैं कि उसमें डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, अगर होता है तो फिर उसमें एक छोटा सा चेंज करना रहेगा। उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं, एब्नॉर्मल मोलर मास। क्या है, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन of ions in the solution the value of calculated molar mass is either lower or higher than theoretically calculated molar mass। ये जो है कैलकुलेटेड, ये कौन सा है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड मोलर मास इज इधर लोअर और हायर देन आपका थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड मोलर मास। दिस abnormality is called abnormal molar mass। और इसी के लिए क्या होता है, फिर बाद में वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। टू बैलेंस दिस abnormality, want ऑफ फैक्टर, जिसको अपन किससे शो करते हैं, स्मॉल आई से, इज इंट्रोड्यूस्ड। और क्या होता है ये, एक तो क्या हो जाता है आपके पास में आई नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड मोलर
मास। दूसरे क्या है आपके पास में, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा आ जाता है आपका टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें भी चेंज आता है, और वो क्या आता है, तो अपन क्या लिखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। पहले क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या था आपके पास में, P01 P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, एबनॉर्मल मोलर मास से। सेकेंड क्या था आपका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके अंदर अपन क्या कह रहे थे कि जो आपका एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, वो किसके इक्वल आ रहा था आपके पास में, KB.m। इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, I से। सेम हमने एक और क्या पढ़ा था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी मोलिलिटी पर ही था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट मोलिलिटी। तो इसको भी I से मल्टीप्लाई करा देंगे। और फोर्थ क्या था आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या था, Y इज इक्वल टू MRT। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करा देंगे अपन, I से। तो ये इस तरह से, अगर आपके पास में ऐसा केस दिया हुआ है जिसके अंदर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू आपको दी हुई होगी न्यूमेरिकल के अंदर, सिर्फ I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस I की वैल्यू को मल्टीप्लाई में कर देना है जो अपने फॉर्मूलाज पढ़े थे। और वैसे देखा जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये क्या है, एक शॉर्ट नोट आपका रिवीजन है। तो ये चैप्टर तो इतना सही है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी अपन ने सारी पढ़ ली है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी डाउट होगा उसका चाहे तो कमेंट में या फिर अलग से कोई शॉर्ट बना करके उसका सॉल्यूशन या आंसर किया जाए। थैंक यू।